So very good evening, all the participants. Sunil Good Sethi evening, sir sir. also has joined. Uh, Before we start with the balance sections, let us discuss some of the questions which are based on CIRP provisions and the amended regulations. The amended regulations which will be applicable for new syllabus. And I hope all of you will be appearing in new syllabus only. है ना? Because from 5th of May onwards, so new syllabus exam will be held. This is the first question. I hope my screen is visible. Is it visible? नहीं. Sir, we can see. नहीं sir, नहीं, just a minute. screen नहीं हो रहा sir. Okay. अब आ गया. हाँ, ठीक है. अभी आ गया सर. आ गया ना? हाँ, ठीक है. और रिकॉर्डिंग हो ही रहा है ना? Yes, हाँ sir. हो रहा है सर. हाँ, okay. So first question. Now you know that one can send a form through proxy also, है ना? Proxy form भेज सकते हैं. यस अब सर. एक ने फैक्स पर भेज दिया, तो अब फैक्स पर भेज दिया तो क्या इट कैन बी एक्सेप्टेड? देखो एग्जाम में ना कुछ भी पूछ लेता है वो. सर. तो आप बताइए क्या आपका व्यू है? अगर किसी ने प्रॉक्सी फॉर्म थ्रू फैक्स भेज दिया तो क्या इट कैन बी एक्सेप्टेड? सर the notice अच्छा, email. इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें, क्या कोई प्रॉक्सी फॉर्म का फॉर्मेट है क्या? Yes, sir. यस सर. देयर इज अ फॉर्म सर. देयर इज अ फॉर्म. ओके. सो नाउ ही हैज साइंड इट एंड ही हैज सेंट इट थ्रू फैक्स. फैक्स भेज सकते हैं. फैक्स चलता है आजकल? नहीं चलता है, खत्म हो गया है. चलना नहीं है चाहिए sir. सर. सब्जेक्ट टू टेकिंग अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सर. चलो फैक्स छोड़ दो, व्हाट्सएप पे भेज दिया, साइन किया फॉर्म, व्हाट्सएप कर दिया, ईमेल कर दिया एज नहीं अटैच. सर. आई डोंट थिंक व्हाट्सएप में अगर भेजा तो आई डोंट थिंक इट विल बी एक्सेप्टेड. इट कैन बी एक्सेप्टेड सर. ईमेल क्योंकि पर भेजा तो हमारे कोड में व्हाट्सएप तो नहीं लिखा सर. हाँ, नहीं ईमेल पर अगर भेज दिया और अटैच कर दिया प्रॉक्सी फॉर्म साइन करके. ईमेल एक्सेप्ट कर सकते हैं सर. हाँ, तो अब ये क्वेश्चन एक केस लॉ में डिसाइड किया गया था. क्या केस लॉ है वो मैं बता देता हूँ. नहीं सर, ये जो प्रॉक्सी की बात कर रहे हैं अपन, कहाँ बात कर रहे हैं? जो भी सीओसी की मीटिंग होती है. सीओसी में तो सर प्रॉक्सी वर्ड यूज ही नहीं होगा. ये हैज टू बी एआर, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होगा. नहीं 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 सर जी, ऐसा है, मान लीजिए कंपनी है, कंपनी खुद तो आएगी नहीं ना, कंपनी तो किसी ना किसी को भेजेगी ना अपने हाँ, किसी ऑथराइज. न किसी को भेजेंगे, इवन बैंक्स भी किसी को भेजेंगे. हाँ. बट ही विल बी रिप्रेजेंटिंग देम. एंड सीआरपी में, एज टू माय नॉलेज, देयर इज नो फॉर्म फॉर प्रॉक्सी. अच्छा, नहीं मान रिप्रेजेंट लीजिए कर ऑपरेशन सकता किसी है. कंपनी ने मान लीजिए गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की. अब कंपनी तो आएगी नहीं, कंपनी के बिहाफ पर कोई आएगा. बिल्कुल सर, बैंक के बिहाफ पे भी आएगा कोई ना कोई. हाँ हाँ हाँ. इवन इवन इन द बैंक के भी बिहाफ पे आएगा. हम्म. ठीक है. और बट ही विल बी रिप्रेजेंटिंग. नहीं, पहले तो यही डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉक्सी फॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता. प्रॉक्सी तो हो सकता सर. प्रॉक्सी तो हो ही सकता है. प्रॉक्सी क्यों नहीं हो नहीं, सकता सिटीजन? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्म फॉर प्रॉक्सी. नहीं, प्रॉक्सी फॉर्म तो खैर कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है. आईबीसी क्या बोलता है? आईबीसी बोलता है भाई यहां जो नहीं लिखा तो आप कंपनीज एक्ट से देख लो. नहीं सर, सीओसी के लिए नहीं ना है वो. कंपनीज एक्ट सीओसी के लिए थोड़ी आएगा. वो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में उन्होंने प्रॉक्सी फॉर्म का प्रोविजन दिया है, बैंक्रप्सी में दिया है. हम्म. अरे नहीं नहीं, देखिए ऐसा है ना जी भाई, कोई कंपनी है, एलएलपी है, वो प्रॉक्सी फॉर्म तो भेजेगी ना भाई. जो बंदा आ गया उसको क्या पता कहाँ से, कंपनी से कहाँ से आया. Sir, even I agree with the SETI, sir, that practically we sent the authorization format, authorization ठीक format. आएगा सर, वो Generally, आप ठीक कह रहे हैं. इवन सस्पेंडेड बोर्ड भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है. हम्म. we sent a authorization form with the notices to all the वो creditors. नोटिस के पास जब आता है तो, बट देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्म फॉर इट. When I can't remember any proxy form till now, sir. ओके. नहीं, वो एक अलग बात है, बट प्रॉक्सी फॉर्म है या नहीं वो तो एक अलग बात है ना.
जी बट क्या प्रॉक्सी फॉर्म जो है, कंपनी प्रॉक्सी फॉर्म तो भेजेगी ना, जो भी आएगा बंदा, वो कैसे आएगा? मेल से कर देंगे सर। नहीं, मेल से तो कर देंगे, हाँ तो मेल, क्वेश्चन यहां पर ये है कि क्या वो एक्सेप्ट होगा, क्वेश्चन ये है। ईमेल से सर एक्सेप्टेड है, क्योंकि नोटिस हम लोग नोटिस भी ईमेल से ही भेजते हैं, तो दे कैन सेंड थ्रू ईमेल आल्सो। जो जो डिस्टर्ब रजिस्टर्ड ईमेल। मेल आईडी है, अगर उससे किया गया है तो Yes. एक्सेप्टेड है। हम्म 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 हम्म। अच्छा, इसमें एक बात और, इसके साथ ही एक और रिलेटेड चीज डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि जब आप क्लेम फॉर्म फाइल करते हैं तो क्या उसमें अपना ईमेल आईडी भी देते हैं? यस सर। Yes, sir. Obviously, sir. देना ठीक है, पड़ता सर। ठीक है। तो ईमेल आईडी देगा, और अगर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आया है तो कर देगा, है ना? तो इसको, इसमें क्या कहा गया, उसने कहा भाई ठीक है, अगर स्पेसिफिक नोटिंग है उसके अंदर तो वो कर सकते हैं। ये केस था हमारा इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर वर्सेस कोनबीर, ये मैं शेयर कर दूंगा आपसे, नोट्स में मैंने लिखा हुआ पॉइंट है। तो इसको ईमेल कर, इसको हम कर देते हैं ईमेल, ठीक है, फैक्स के बजाय हम इसको ईमेल कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम इसी में डाल सकते हैं, क्या इज देयर एनी स्पेसिफिक फॉर्म, या इज प्रॉक्सी फॉर्म स्पेसिफाइड Okay. इन CIRP? CIRP में नहीं है सर कोई ऐसा। एक बार हम सेक्शन 21 देख लेते हैं। ओके, एक मिनट, मैंने इसको मूव भी कर देता हूँ, कहाँ? तो दे दो, original दे दो। ये स्क्रीन शेयर करो, Ctrl+F करके, प्रॉक्सी। तो एक प्रॉक्सी आपको नजर आ रहा है, ये फॉर्म फॉर प्रॉक्सी वोटिंग, ये इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में है। इंडिविजुअल और बैंक्रप्सी है ना? दोनों में है सर। हाँ, सेक्शन 107, ठीक है। वहां दोनों में है। 111 में भी है, ठीक है। ये क्या है, एक मिनट, इससे पहले 135, हाँ ये तो सारा वही है। लेकिन अगर हमारे को वो क्वेश्चन पूछता है कि CIRP में आप प्रॉक्सी फॉर्म दे सकते हैं, तो आई थिंक प्रॉक्सी फॉर्म तो दे ही सकते हैं ना। हाँ, दे देयर इज सकते नो हैं। सच फॉर्मेट विच हैज बीन स्पेसिफाइड। लेकिन अगर आप भाई, कोई कंपनी आएगी तो कंपनी किस तरह से आएगी, कंपनी तो किसी प्रॉक्सी के थ्रू ही आएगी ना। नहीं सर, वो अथॉराइज रिप्रेजेंट, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आएगा। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है उनका, इवन बैंक्स के भी तो रिप्रेजेंटेटिव ही होंगे ना सर। नहीं, रिप्रेजेंटेटिव तो होगा, रिप्रेजेंटेटिव को अपना कोई आरपी को कुछ देना तो पड़ेगा ना, मान लीजिए एक वो आदमी पहले आ सर गया। मेल, उनके उनके साथ जो मेल आईडी होती है उसी से वो कर सकते हैं। वो मेल आईडी में इन्फॉर्म करते हैं कि भाई मिस्टर सो एंड सो विल बी गिविंग, अदरवाइज आरपी कैन रिफ्यूज कि आप नहीं आएंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो उसके साथ वो प्रॉक्सी फॉर्म तो अटैच करेगा ना, प्रॉक्सी फॉर्म अगर अटैच नहीं करेगा तो उसको क्या पता कौन आया सर कंपनी फॉर्म से। है ही नहीं ना, वो खाली मेल करेगा मिस्टर सो एंड सो इज। सर जी, प्रॉक्सी फॉर्म तो कंपनीज एक्ट में है ना, जो भी मीटिंग होती है, अगर कंपनी है या LLP है तो उसके हिसाब से चलेगा ना वो। हमारा सेक्शन 3, अगर 37 पढ़े हम, तो सेक्शन 337 जो है वो यही बात करता है कि भाई जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस हैं अगर यहाँ यूज नहीं है तो आप कंपनीज एक्ट से देख लो, LLP एक्ट से देख लो।
चलिए थोड़ा सा और इसको ग्रुप में डिस्कस कीजिए कि भाई आप जो है प्रॉक्सी फॉर्म के मेरे हिसाब से तो अगर मैं आरपी हूं मैं प्रॉक्सी फॉर्म के बिना अलाउ ही नहीं करूंगा। मान लीजिए एक आदमी आ गया, मीटिंग है, फिजिकल मीटिंग है, अब एक आदमी आ गया तो वो आइडेंटिफाई तो करेगा ना अपने आप को। आप हाँ तो सर देखिए सीओसी मीटिंग उसके लिए में भी देयर तो इज ए पहले प्रोविजन फॉर आइडेंटिफिकेशन। रजिस्टर्ड मेल आईडी से मेल आएगा कि मिस्टर सो एंड सो विल कम। नहीं, मिस्टर सो एंड सो जो आया है वो मिस्टर सो एंड सो है कि नहीं, वो है ना, वो तो तो फिर आइडेंटिफाई तो करेगा ना अपने आप को। वो तो आधार कार्ड से करेगा या किसी से भी करेगा। नहीं, आइडेंटिफाई करने के लिए सीआईआरपी रेगुलेशंस में है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा। जैसे वो रोल कॉल वाला प्रोविजन है ना मीटिंग में, हाँ जी, एक बार लेट अस सी दोज प्रोविजंस ऑफ मीटिंग। मीटिंग में है ना कुछ प्रोविजंस, वो तो रोल कॉल का है कि रोल कॉल कंडक्ट ऑफ मिलेगा मीटिंग। और आप ये देखिए, his name, whether he is attending in the capacity of a member of the committee or any other participant, whether he is representing a member or group of members, the location that he has received the agenda, that no one other than him is attending or has access to the proceedings. ये है ना सर 2C जो है, वेदर ही हम्म इज रिप्रेजेंटिंग ए मेंबर और ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स, हम्म तो वो रिप्रेजेंटेशन ही है यहाँ पर उसकी। हम्म चलिए, तो इज प्रॉक्सी फॉर्म स्पेसिफाइड, तो हम क्या कहेंगे, नो है। नो नो। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रिलेटेड पार्टी ऑफ द सीडी असाइन इट्स डेट टू एन एआरसी। एक रिलेटेड पार्टी है जिसने अपना डेट एआरसी को असाइन कर दिया। ठीक है जी, कर सकते हैं असाइनमेंट। तो क्या रिलेटेड पार्टी अपना डेट एआरसी को असाइन कर सकती है? पहला क्वेश्चन तो ये है। Yes. इसमें तो कोई बार नहीं है कोई क्योंकि इस बात पर नहीं, एक है। उसमें कोई बात नहीं। हाँ, तो एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस सिनर्जीज डूरे का केस है। भाई अगर कोई वहां कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है तो बात अलग है। इसमें ये था कि बहुत सारे लोगों ने अपना डेट रिलेटेड पार्टी को असाइन किया और रिलेटेड पार्टी ने फिर अपना पार्ट ऑफ द डेट इट वाज असाइन टू एडल एआरसी। तो उस केस में एनसीएलटी दे डिड नॉट फाइंड, एनसीएलटी हैदराबाद दे डिड नॉट फाइंड एनी थिंग कि भाई एवर्स टू इट। उन्होंने कहा कि भाई देयर इज नो सच बार, इफ इट इज ए वैलिड एग्रीमेंट बिटवीन ए रिलेटेड पार्टी एंड एन एआरसी तो दे कैन असाइन द डेट। केस ठीक भी है इस पे और शायद हमारे कोर्स में भी होगा ये। पहले तो था, पता नहीं है कि नहीं। एडलवाइस कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस सिनर्जीज डूरे। नेक्स्ट देखिए, कैन द एआर रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ क्रेडिटर्स इन एडजुडिकेशन। जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, क्या वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है या सिर्फ एआर के पास, उसके आरपी के पास ही रहेगा, आरपी से बियॉन्ड नहीं जा सकता? क्या कहना है? Specifically written नहीं है सब है कि AR can represent the creditors at education. नहीं, स्पेसिफिकली रिटर्न है, स्पेसिफिकली रिटर्न है रेगुलेशन 16A 10J। ये मैं आपको दिखाता हूं। रेगुलेशन 16A अगर आप पढ़ेंगे 10J तो उसके अंदर ये स्पेसिफिकली रिटर्न है। ये नजर आ रहा है आपको स्क्रीन, या पुराने वाली कुछ स्क्रीन नजर आ रही है? पुरानी वाली नजर आ रही ओके, पुराने वाली चल। अच्छा। तो ये है प्रोविजन। लास्ट वाला जो पॉइंट है ना इसमें, वो यहां पर है। ये कुछ क्वेश्चन इसीलिए किए हैं कि अभी रिसेंट अमेंडमेंट आई है, पुराने में नहीं था ये बात, लेकिन अब आ गया। क्या कहता है इसमें? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के पूरे डिटेल में दे दिया क्या क्या कर सकता है। और लास्ट में पॉइंट लिखा, एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर द क्रेडिटर्स इन ए क्लास, ही रिप्रेजेंट्स इन रिप्रेजेंटेशंस बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एनसीएलटी एंड अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ठीक है जी, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछेगा ही विल ट्राई टू सेट क्वेश्चंस ऑन द रीसेंट अमेंडमेंट्स। तो ये एक रीसेंट अमेंडमेंट है, बहुत सारी और भी हैं इसमें। तो ही कैन रिप्रेजेंट इन रिप्रेजेंटेशंस बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। पहले ये बात क्लियर नहीं थी, नाउ इट इज क्लियर।
ठीक है जी। तो रेगुलेशन नंबर है हमारा 16A। 16A 10J। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। राइट सर, राइट सर। नेक्स्ट, इस तरह से क्या होगा, आपको याद रहेगा ये पॉइंट, है ना, भूलोगे नहीं आप। Right. आ, अच्छा, ये इज एन AR, ये AR छूट गया इसमें, एक मिनट, कहाँ गया, आनंद बशले। एक मिनट। Is an AR entitled to claim fees for meetings convened by him? भाई देखिए, ऐसा है, दो तरह की मीटिंग होती है। फर्स्ट मीटिंग इज द COC मीटिंग इन विच AR इज अटेंडिंग, है ना। सेकेंड इज ही हैज टू कम्युनिकेट विद द क्लास ऑफ क्रेडिटर्स ऑल्सो। So the question here is, in case an AR is conducting or convening meetings for the class of creditors to elicit their opinion on a particular point, whether he is entitled to claim fees for such meetings. This is the question. Provided the class of creditors agree to it, sir. No, no, no. It is not a question of agreeing or not agreeing. First point is whether he is entitled. Yes, sir. Yes. The answer is yes. Regulation 16A 8AB. ठीक है, रेगुलेशन है बाकायदा, एक बार रेगुलेशन देख लेते हैं। सर उसको चेंज कीजिए ना सर, इज एन AR वो ऐड कीजिए सर। हाँ, AR ऐड करते, वो गलती से भूल गया था, अभी ऐड कर लूंगा। कोई बात नहीं है सर, अभी हाँ, ऐड हो कर नहीं रहा सकते था हैं ना उसमें, सर। अभी ऐड कर लूंगा मैं कर लेता हूँ अभी ऐड, अभी कर दो। बट क्वेश्चन तो आप समझ गए ना। हाँ, यस सर। हाँ, तो ये है आपका क्वेश्चन। वो क्या कहता है, ये AR में दिया गया, ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। और इसका फीस है आपका 4A में होगा मेरे ख्याल। नहीं, 8A में ही है सर फीस। हाँ, अच्छा, इसके अंदर मैं लिखना भूल गया। ठीक है, हाँ, वो रेगुलेशन 8A आपको मिल जाएगा। 8A हाँ, में है इसकी फीस हाँ। जो है। अब इन्होंने ना दो तरह से फीस दे दी। इन्होंने कहा भाई देखो, ऐसा है, जो मीटिंग आप COC के अटेंड करते हो एज AR, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, और जो AR कन्वीन करेगा फॉर कम्युनिकेटिंग विद द क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, दैट इज डिफरेंट। तो दोनों के लिए अलग अलग इन्होंने कर दी फीस। लेकिन इसमें एक चीज है सर कि ये जो मीटिंग है, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द मीटिंग ऑफ COC, और हाँ, मैक्सिमम मैक्सिमम ही कैन टेक 2 मीटिंग्स विदाउट अप्रूवल। अगर उसके बाद उसको करनी है तो फिर देन ही विल हैव टू गो टू द COC एंड आस्क कि भी ये ऑफिशियली 2 मीटिंग्स तो कर ही सकता है। तो अब इन्होंने क्या किया, एक तो पॉइंट हमने को ये देखना है कि एक तो इन्होंने फीस भी बढ़ा दी है। ये रेगुलेशन 16A, रेगुलेशन 16A 8A। ठीक है जी, मैं यहीं से कर देता हूँ, उसमें हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल होगा ये। एक मिनट, इस बहाने वो प्रेजेंटेशन भी चेक हो जाएगी। ये ए CIRP regulations 956 to 6, यहीं से कर लेते हैं। ये हमारे CIRP regulations हैं। सिक्सटीन है। 16A 8A बता रहे थे ना हाँ, सर। ये 16 है। हाँ, तो ये 16 है और 8A आ गया आपका। मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये है, दिस इज द फी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। एक मिनट, एक तो ये, the authorized representative of creditors in a class shall be entitled to receive fees for every meeting of the committee
अटेंडेड बाय हिम इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो सीओसी मीटिंग के लिए तो ये फीस है 10 to 100, 101 to 1000, मोर देन 1000 नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन द क्लास। और फीस पर मीटिंग है आपकी 30,000, 40,000 एंड 50,000। एंड नेचुरली यू आर एंटाइटल्ड फॉर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑल्सो। वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अलग से है, अलग से है या नहीं है? हाँ जी, अलग से। हाँ, है ना, क्योंकि जब हम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव shall be entitled to receive fees for every meeting of the class of creditors convened by him in the following manner: number of creditors in a class and fees per meeting of creditors in class with authorized representative। ठीक है, तो इसमें भी ये अलग अलग वो कम है उससे। and the payment of fees for authorized representative shall be part of insolvency resolution process cost in respect of 2 meetings with the creditors he represents corresponding to a meeting of the committee of creditors। ठीक है, तो पर COC मीटिंग 2 मीटिंग ये कर सकते। The fees for any additional meeting beyond 2 meetings corresponding to a meeting of the committee of creditors shall be part of insolvency resolution process cost subject to approval of committee of creditors। अब यहां पर पूछ लेगा कि भाई सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो क्या 66% है, 51% है, क्या क्या होगा यहाँ? 6%। देखिए, अगर कहीं स्पेसिफाइड नहीं है तो नॉट लेस देन 51% है। अच्छा, अगर if it's not 66% है, हाँ जी, if it is not specified, it should not, the approval should be given by not less than 51%. हाँ। अच्छा अच्छा। तो अब यहां पर तो कुछ लिखा नहीं है, क्या लिखा है? अप्रूवल। क्यों सेठ जी? बिल्कुल ठीक है सर। वो 21(8) की आ गया ना हाँ, यहाँ पे। तो वो क्या है, इसीलिए ना वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे जहां पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए आपके माइंड में। मेन बात है ये दी ऑथराइज। तो आपको ये बेसिक फंडा ध्यान में रखना है। अगर नहीं लिखा है तो आपको, अगर स्पेसिफाइड नहीं है, अदरवाइज स्पेसिफाई करेगा वो। और स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सेक्शन के अंदर ही कि भाई अगर इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन नॉट लेस देन 51%। Where is it given, sir? It should be not less 20, than 50. 21 सेक्शन 21 सब सेक्शन 8। हाँ, तो सेक्शन Right. 21 सब सेक्शन 8 में अगर आप पढ़ोगे तो वहां आपको नजर आ जाएगा। वो बोलता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस कोड ऑल डिसीजंस ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल बी टेकन बाय वोट ऑफ नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग शेयर। ठीक है, चलिए, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इसमें सर क्वेश्चन कई बार आता है और वो ध्यान से थोड़ा रिप्लाई करना होता है, बिकॉज दे आस्क यू कि द AR कैन चार्ज फीस ऑफ 30,000, नीचे दे देंगे फ्रॉम 1 to 100 और 10 to 100, इस टाइप का वो दे देंगे। तो जल्दबाजी में कई बार लोग उसको आंसर कर देते हैं 1 to 100, वेयर एज जो जो फीस है दैट स्ट्रक्चर इज बिकॉज नॉट लेस देन 10, तो COC वो ही नहीं होगा ना वो। हाँ हाँ, क्लास ऑफ नहीं, क्रेडिटर इन क्लास ऑफ क्रेडिटर ही नहीं होगा ना 10 से नीचे। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो 10 से ली हुई है उन्होंने, 10 से 100। 10 से दे, हाँ हाँ तो वो क्या करते हैं, वो 1 से 100 लिख देंगे, 10 से 100 लिख देंगे, 5 से 100 लिख देंगे। तो बंदा कहता है यार 1 से ही होएगा 100। हाँ हाँ, हम्म। Correct. Right. जल्दबाजी में तो होता ही है उस समय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। तो ये थोड़ा ध्यान रहेगा आपको इस तरह से डिस्कशन है ना सर? है। हाँ, रीजन ARS को ऐसे कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन इसमें। कैन ए ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स विद इन ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स मूव ए रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव? ए क्लास ऑफ क्रेडिटर तो ठीक है, ये तो हमने सुना है, ठीक है। अब क्लास ऑफ क्रेडिटर के बीच में भी कोई क्लास हो सकती है क्या अलग से? क्वेश्चन ये है, क्लास विद इन ए क्लास। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोज देयर आर होम बायर्स इन ए प्रोजेक्ट, ठीक है। अब होम बायर्स दे आर टॉवर वाइज, उनका अलग अलग अलॉटमेंट है, टावर A, टावर B, टावर C।
Now suppose tower C home buyers, they have formed their association and they want their own representative. They want a subclass to be created within a class. So is it possible? This is the question. Or they can appoint their representative. सर जो रेगुलेशन में लिखा था आरपी विच प्रोवाइड 3 अल्टरनेटिव में से इनको सिलेक्ट करना पड़ता है अपना ये यार। हाँ हाँ, नहीं इसके लिए हमारे को एक क्या हो रहा है, लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसकी। हाँ लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसके ऊपर। तो हमारा रेगुलेशन 16C एक बार देख लेते हैं। तो रेगुलेशन 16C अगर हम देखेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम नंबर भी कितना है वो ले सकते हैं, वो भी है उसके अंदर। हाँ बिल्कुल। तो ये 16C है हमारा एक। सिक्सटीन बी हो गया कमेटी विद ओनली क्रिएटर्स इन ए क्लास। और 16C एक नया कॉन्सेप्ट आया है इसमें। वो कॉन्सेप्ट क्या है? लेट अस सी दैट कॉन्सेप्ट। ये 16C अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर्स। ठीक है, तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। उन्होंने क्या कहा कि भाई यू कैन अपॉइंट फैसिलिटेटर ऑल्सो। अब 3 हो गए, एक तो IRP RP हो गया, उसके नीचे AR हो गया, और AR के बाद फिर हो गया फैसिलिटेटर। एक और नया क्रिएट कर दिया इन्होंने। और देर आर सर्टेन कंडीशंस। नंबर 1, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास एक्सीड 1000। ठीक है, ओनली देन फैसिलिटेटर्स कैन बी अपॉइंटेड। देयर कैन नॉट बी मोर देन 5 फैसिलिटेटर्स। तो कमिटी में डायरेक्ट द IRP और RP एज द केस में बी। तो सबसे पहले तो पावर किसके पास आ गई इसमें? कमेटी के पास। ठीक है, तो कमेटी में डायरेक्ट द IRP और RP एज द केस में बी टू अपॉइंट एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही होगा। ठीक है, अदर देन द IRP RP एंड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और एनी अदर पर्सन एज फैसिलिटेटर। ठीक है, फॉर ए सब क्लास within the creditors in a class subject to the following conditions। ठीक है, तो एक सब क्लास बन जाएगी विद इन द क्रेडिटर्स इन ए क्लास। कंडीशन क्या रही? नंबर ऑफ क्रेडिटर्स एक्सीड 1000। कौन डायरेक्ट कर रहा है? कमेटी में। द अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर शैल बी कंसिडर्ड ओनली इफ आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हो गई कमेटी की। ए सब क्लास कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट 100 क्रेडिटर्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको टावर वाइज है। ठीक है, तो एक टावर है, उस टावर में मान लीजिए एक जो 100 क्रेडिटर्स हैं, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास, रिक्वेस्ट फॉर द इंक्लूजन ऑफ एन एजेंडा फॉर सच अपॉइंटमेंट along with the name of the proposed facilitator। ठीक है, वो एक एजेंडा आइटम को मूव करते हैं। दे रिक्वेस्ट फॉर इंक्लूजन ऑफ एन एजेंडा कि भाई आप एक हमारे लिए फैसिलिटेटर अपॉइंट कर लो, और नेम भी देंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैसिलिटेटर शैल नॉट एक्सीड 5 एंड द फीस फॉर फैसिलिटेटर फॉर ईच सब क्लास शैल बी 20% ऑफ द फीस स्पेसिफाइड फॉर द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड सच फीस शैल बी पार्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक, अच्छा अब आप ये बताइए, इसमें ये लिखा कि फीस फॉर फैसिलिटेटर फॉर ईच सब क्लास शैल बी 20% ऑफ द फीस स्पेसिफाइड फॉर द ईयर। तो ये जो 20% है, ये एक फैसिलिटेटर के लिए है या 5 फैसिलिटेटर के लिए? सपोज द फीस फॉर द AR इज 30,000 पर मीटिंग। ठीक है, नाउ यू हैव अपॉइंटेड 5 फैसिलिटेटर्स। सो द क्वेश्चन हियर इज, ये जो 20,000 है, 20,000 ऑफ 30,000 विल बी 6,000। तो ये 6,000 वेदर इट इज फॉर 5 फैसिलिटेटर्स और फॉर 1 फैसिलिटेटर? दिस For इज, one. हाँ जी, वर्ड लिखा है उसने फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेटर से यही पता चलता है, अदरवाइज ही वुड हैव यूज्ड द वर्ड फैसिलिटेटर्स। ठीक है, नहीं वैसे भी है सर, इसमें पूरा अगर देखें तो फी ऑफ द फैसिलिटेटर ऑफ ईच सब For क्लास। each subclass. हाँ each नहीं subclass नहीं, का ईच मतलब सब अलग- क्लास तो ठीक है, ईच सब नहीं, क्लास में भी जो है। अब ईच जिस सब, क्लास को चलो कोई एक connect और कर रहा- क्वेश्चन आ गया।
कि ये जो ये ईच सब क्लास में, सिंगुलर प्लूरल में फर्क है सर। हाँ, the fees for facilitator for each subclass shall be 20% of the fees specified for the authorized representative, and such fees shall be part of the insolvency resolution process. And there is a question of replacement also. The committee may replace the facilitator on the recommendation of a majority of the members of the subclass. अब यहां पर किसको पावर दे दिया? majority of members of the subclass को पावर दे दिया। सीओसी के पास नहीं है पावर, ये किसके पास पावर चले गई? जो majority of members of the subclass, क्योंकि उन्होंने ही प्रपोज किया था। Now let us see the roles and responsibilities of the facilitator also. The roles and responsibilities of the facilitator shall include the following: facilitating communication between the authorized representative and the creditors in the subclass. तो सब मॉनिटर बना दिया, जैसे एक मॉनिटर होगा एआर को मान ले हम, तो इसको सब मॉनिटर बना दिया। तो he will be facilitating communication between the authorized representative and the creditors in the subclass, attending the meetings of the committee as observers. तो सीओसी मीटिंग भी अटेंड करेगा ये एज ऑब्जर्वर्स, to facilitate communication between the creditors of the respective subclass, providing information and clarifications to the creditors in a subclass about the insolvency resolution process as per advice of the AR, and any other tasks assigned by the committee to improve representation and communication. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ फैसिलिटेटर्स, टोटल नंबर ऑफ फैसिलिटेटर्स कैन नॉट एक्सीड 5। ठीक है, फीस इज 20%। इसमें सर एक क्वेश्चन एक और आ जाएगा कि वो आपको दे क्वेश्चन दे सकते हैं वो कि व्हाट विल बी द फी ऑफ द फैसिलिटेटर। नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है वो 6,000, 8,000, 10,000, 12,000। ना बिल्कुल, वो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स भी आपको दे देगा, टोटल नंबर ऑफ नहीं वो क्रेडिटर्स कुछ नहीं दे रहा ना सर, वो कुछ नहीं दे रहा, वो कुछ नहीं दे रहा, बाकी वो सिर्फ फी के ऊपर क्वेश्चन करेगा। नहीं, यहाँ इसके हिसाब से करेगा ना वो 30,000, 50,000, 40,000, 50,000 इस तरह से। सर वो इसलिए नहीं ना क्योंकि इसमें तो फिक्स्ड है कि वो 1,000 से ऊपर होंगे तभी वो फैसिलिटेटर ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो 30,000 वाला तो क्लॉज आएगा ही नहीं ना, तभी ये क्वेश्चन बन गया ना। ना 30,000 वाला आएगा ना 40, सीधा सीधा मोर देन 1,000 वाला आएगा 50,000। तो 20% ऑफ 50,000, 10,000 उसकी फिक्स होगी एक किस्म से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन लेकिन वो कंफ्यूज हो सकता है बंदा कि 6,000 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती हाँ है। बिल्कुल 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 ठीक है, हाँ हाँ हाँ, इस तरह से। सर ये 50,000 फिक्स, मतलब इससे ज्यादा नहीं ले सकते क्या? सर मैक्सिमम आपकी जो एआर की फीस है मोर देन 1,000 के ऊपर जो है वो 50,000 है। राइट। और वहां फैसिलिटेटर के लिए लिखा हुआ है कि फैसिलिटेटर कब आएगा जब क्लास ऑफ क्रेडिटर में 1,000 से ऊपर होंगे इट इज और 1,000 सब क्लास में 100 होंगे। राइट सर। तो इसका मतलब पर मेरा 50,000 का ही मेरा होएगा। बोला था कि 50,000 ये कैप है मतलब ये कैप है, मतलब इसके ऊपर नहीं ले सकता कोई। सर वो कोड में रिटर्न है ऊपर नीचे का, वो हाँ वो लिखा है, इसमें कोई लिखा ही नहीं, मैक्सिमम मिनिमम नहीं लिखा, मिनिमम इतना लिखा मैक्सिमम है, कुछ इतना नहीं ही है ना, फीस ये मिलेगा। 50,000 ही मिलेगी, फिक्स्ड है। हाँ, इसके अलावा आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। हाँ भाई आपने कहीं ट्रैवल करना पड़ा आपको, हाँ आपने जैसे सपोज एआर जो है वो मीटिंग्स की बात अभी कर रहे थे, वो जूम की सब्सक्रिप्शन लेता है उसको चार्ज कर सकता है, इस टाइप की चीजें वो कर सकता अच्छा, सबसे पहले एक और देख लेते हैं, इसमें रेगुलेशन नंबर 2D है। अच्छा, इसको छोड़े, अभी क्वेश्चंस पर ही चलते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चंस थे। तो ये हो गया हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एसबीआई गेव ए लोन ऑफ 200 lakhs टू XYZ लिमिटेड फॉर विच एबीसी लिमिटेड स्टूड एज गारंटर। ठीक है, एसबीआई ने लोन दिया XYZ को और एबीसी लिमिटेड स्टूड एज गारंटर, और डिफॉल्ट भी हो गया। ठीक है, नाउ मिस्टर श्याम एक ऑपरेशनल क्रेडिटर है, कैन ही इन्वोक द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेट गारंटर। क्वेश्चन ये है। और अगर मिस्टर श्याम का कोई ऑपरेशन क्रेडिट का मतलब 1 करोड़ के अबव है तो वही
हाँ जी, क्या इसमें कह रहे हो? इसमें एसबीआई का रिलेशन नहीं है। अगर मिस्टर श्याम इज ऑपरेशन क्रेडिटर है और उनका लोन है जो लैंडिंग अमाउंट है 1 करोड़ के अबव है, ये ऑब्वियसली कैन सू द एबीसी लिमिटेड। एसबीआई का नहीं तो आई नहीं, डोंट थिंक इतना वो ही रिलेशन। फैक्ट्स दिए हुए हैं। Sir, if डिफॉल्ट एसबीआई conditions का in, लोन का हुआ है। sir, if condition in section 8 are met, then नहीं, the need. वो Condition बात is ही नहीं है। they have given they have given Vardhaji, they have given very clearly here. सर मिस्टर श्याम नहीं कर सकते सर, एसबीआई कर सकता है। क्या हाँ हाँ बिल्कुल, वो इतना ही फैक्ट्स दिया है, इतनी वो फैक्ट्स यही के फैक्ट्स बेसिस पर देते ही हैं। आपको करना है ओके डिसीजन। ओके। हम्म तो इसमें क्या है, ये केस डिसाइडेड है इनग्राम माइक्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एबी पॉल इलेक्ट्रिकल्स। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। दैट ऑब्जर्वेशन इज रिलेटेड टू सेक्शन 520 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 21। तो लेट मी टेक यू टू दैट कि सेक्शन 520 और 521 में क्या फर्क है, वो इसमें बताया। मेन बात ये है, Companies Act, sir. नहीं नहीं नहीं, यहीं पर ही सेक्शन 5 सबसेक्शन 21 और वो ठीक है। सेक्शन 5 सबसेक्शन 21 ठीक है। डेफिनेशन पार्ट। Yes, sir. क्या बोला ये देखिए, सेक्शन 520 क्या बोलता है। सेक्शन 520 टॉक्स ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिटर मीन्स ए पर्सन टू whom an operational debt is owed and includes any person to whom it is such debt has been assigned or transferred। ठीक है, और ऑपरेशनल डेट के बारे में क्या बोलता है, ऑपरेशनल डेट मीन्स ए क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट और ए डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज। बेसिकली what is the distinction? The distinction is that in case of operational debt he must have provided the goods or services। ठीक है ना, he cannot file an application in case he is not involved personally। ठीक है भाई, इसने तो डायरेक्टली जो कॉर्पोरेट गारंटर है उसको कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं की ना इसने। राइट। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉर्पोरेट गारंटर की बात कर रहा हूं कि कॉर्पोरेट गारंटर के अगेंस्ट में आप प्रोसीड, कॉर्पोरेट गारंटर के अगेंस्ट में, क्योंकि ही हैज गॉट नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कॉर्पोरेट गारंटर, सो ही कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन। नेक्स्ट केस देखते हैं, फिजिकल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज टेकन ओवर बाय द बैंक अंडर सरफेसी प्रायर टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ठीक है भाई, before the CIRP proceeding started, bank they took the possession, but title has not been transferred or sold. Now the question is, can the IRP take over such assets? क्वेश्चन यहां पर ही है। फैक्ट्स तो क्लियर है आपको सुधाकर yes, जी, sir. फैक्ट्स आर क्लियर Yes, sir. Yes, sir. है ना। सो बैंक टुक एक्शन अंडर सरफेसी, दे इशूड ए नोटिस अंडर सरफेसी 13(2) एंड दे टुक पोजेशन 13(4), लेकिन टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ। नाउ द पॉइंट इज IRP इज सेइंग यू गिव मी द कस्टडी, बट बैंक इज सेइंग वी विल नॉट गिव। तो क्या आंसर होगा? इट वाज डिसाइडेड इन एनकोर मॉरिटोरियम ARC में पढ़ा प्राइवेट ना आपने, लिमिटेड। मॉरिटोरियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, तो एनकोर ARC प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस चारू संदीप देसाई, NCLAT का जजमेंट है न्यू दिल्ली का। उसमें बोला कि जब तक टाइटल ट्रांसफर नहीं होता, बिकॉज द एसेट इज लाइंग इन द बुक्स ऑफ द CD, तो ड्यूरिंग मॉरिटोरियम ही कैन टेक इट बैक। लेकिन अगर टाइटल ट्रांसफर हो जाता या गुड सेल हो जाते फिर नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1C। Sir, matlab bank should ensure that they also ensure that the registration is also made. यस यस। ठीक। सर आप ना ये 14 सेक्शन 14 सबसेक्शन 1C पढ़िए, वहां से क्लियर हो जाएगा। हाँ राइट, मॉरिटोरियम का जो सेक्शन है। हाँ। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग कस्टडी एंड कंट्रोल इज इट नेसेसरी टू हैव विटनेसेस?
विटनेस होना जरूरी है क्या कस्टडियन कंट्रोल में? भाई आईआरपी गया, उसने कस्टडियन कंट्रोल ले लिया, तो क्या विटनेस होना जरूरी है या नहीं है, क्या कहते हैं? सर नॉर्मली हम लोग जब कॉर्पोरेट डेटर के आदमी रहते हैं तभी जाते हैं और उनके साइन नहीं, वगैरह करें। कॉर्पोरेट डेटर तो मान लो जेल में है या वो भाग गया, फिर भी तो कस्टडियन कंट्रोल हो सकता है ना। सर बट आई थिंक कुछ विटनेस चाहिए, अगर पुलिस और कोई रहना चाहिए ताकि वो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन रेगुलेशन में 4 यहाँ पे आ गया ना। रेगुलेशंस में आ गया पॉइंट ये। तो रेगुलेशन 3 एक बार पढ़ लेते हैं। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 4 क्या कहता है डायरेक्टली? बहुत सारे पॉइंट जहां पर लूज छोड़ा हुआ था ना सीआईआरपी को, अब उन्होंने दे हैव डिसाइडेड टू प्लग इन कि भाई थोड़ा सा और उसको क्लियर कर देते हैं। ये है जी 3A। यहां This is also new change, sir. हाँ हाँ Yeah, बिल्कुल this is a new बिल्कुल। change, हाँ new addition. हाँ। अब देखिए ये आ, आपका रेगुलेशन नंबर 3A है, और 3A का 3 पढ़िए एक बारी जरा। 3A का 3 क्या बोलता है? ये each list of assets and records under sub-regulation 2 and 3 shall be signed by the parties present and by at least 2 individuals who have witnessed the act of taking control and custody of such assets and records। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। अब जब ये पढ़ ही रहे हैं तो पूरा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कस्टडी एंड कंट्रोल में दे हैव गिवन इन डिटेल कि व्हाट इज टू बी डन। The IRP or RP as the case may be shall take custody and control as specified under this regulation from the personnel of the corporate debtor, because the IRP or RP they were approaching the adjudicating authority कि जी custody and control नहीं दे रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उन्होंने पूरा डिटेल में दे दिया कि भाई क्या क्या करना है और कौन कौन से सिचुएशन में करना है, ठीक है। Sir, So first thing generally, is, सर जनरली ये हाँ जी, रेवेन्यू में रिकवरी, गवर्नमेंट रिकवरी करते हैं, पंचनामा करते हैं ना सर। हाँ बिल्कुल 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 जब वैसा ही समझ पंचनामा लीजिए। करते हैं जरूर विटनेसेस जरूर रहना सर। हाँ Probably they have taken a cue from that, sir. राइट राइट बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया आपको, दिस इज द पॉइंट। क्या बोलता है? द रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये लेना है आपको किससे? प्रमोटर से या जो भी पर्सन एसोसिएटेड है विद द मैनेजमेंट। रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एसेट्स, फाइनेंसेस एंड ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, एसेट्स रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और इन एनी अदर रिकॉर्ड्स, ठीक है। The personnel of the so they have involved the personnel of the corporate debtor also, its promoters or any other person associated with the management of the corporate debtor shall provide to the IRP or RP as the case may be a list of assets and records while handing over their custody and control। तो इनको एक लिस्ट देना है of assets and records, and the IRP or RP may after taking such custody and control if deemed necessary identify persons in whose possession these assets and records will be held, ठीक है। Second point, where any asset or record has not been handed over or the list has not been provided under sub regulation 2, so there could be a situation where the management is not present, they are in jail or they have fled out of the country, है ना। तो in this case the IRP or RP as the case may be shall himself prepare a list of assets and records while taking custody and control of assets and records, and the IRP or RP may after taking such custody and control if deemed necessary identify persons in whose possession these assets and records will be held, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 हमने पहले पढ़ लिया। ईच लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स अंडर सब रेगुलेशन 2 and 3 shall be signed by the parties present and by at least 2 individuals who have witnessed the act of taking control and custody of such assets and records. The IRP or RP as the case may be shall requisition from the personnel of the corporate debtor, its promoters or any other person associated with the management of the corporate debtor as the case may be the information relating to the assets। तो एक रिक्विजिशन करना भी जरूरी है, ठीक है, चाहे मिले या ना मिले। ऐसा भी हो सकता है कि दे रिक्विजिशन बट दे डोंट गेट एनी रिप्लाई, but this requisition is also important। Why?
It is important from the point of view of section 19(2) application. ठीक है? If you approach the adjudicating authority that we have not been given the custody and control, then the adjudicating authority will ask whether you have requisitioned. आपने मांगा भी था कि नहीं मांगा था? तो पॉइंट यहां पर कवर कर दिया. क्या बोला? Shall requisition from the personnel of the corporate debtor, its promoters, or any other person associated with the management of the corporate debtor, as the case may be, the information related to the assets, finances, and operations of the corporate debtor referred to in clause A, and such information required under regulation 36, which were required to be maintained by the corporate debtor but have not yet been handed over. Next point is the IRP or RP, as the case may be, shall requisition from the personnel of the corporate debtor, its promoters, or any other person associated with the management of the corporate debtor, the assets which are recorded in the balance sheet or in any other records referred to in clause F of section 18 and whose custody has not been handed over. An application made under subsection 2 of section 19. तो इसको 19(2) के साथ भी इन्होंने क्लब कर दिया कि 19(2) की जब एप्लीकेशन लगाते हैं तो भी ये वाले पॉइंट्स देख लेंगे. दोनों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन दे दिया. मैनेजमेंट को क्या करना है, IRP RP को क्या करना है. An application made under subsection 2 of section 19 in respect of failure to provide any asset or record as requisitioned under the code, and this regulation shall show presence of such asset or record in the notice of requisition. तो जो ये नोटिस भेजेगा IRP और RP उसमें दिखाएगा कि भैया ये एसेट या रिकॉर्ड आपने मांगा, and absence of such asset or record in the list of assets and records taken in control and custody. ठीक है? तो दो लिस्ट बनेगी, एक रिक्विजिशन और एक जो एक्चुअल एसेट या रिकॉर्ड है. तो दिखाएगा भाई हमने मांगा तो था लेकिन इन्होंने दिया नहीं है. ठीक है? 19(2) के एप्लीकेशन से पहले. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया. अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. एक इससे पहले हमारा सेक्शन ये 2D भी, रेगुलेशन 2D में भी अमेंडमेंट हुआ है. 2D क्या बोलता है? When you are filing an application under section 7 or 9, so you have to give the details of debt, default and limitation, because various cases were being filed. भाई लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है. वो ही कहता है कि एप्लीकेशन में ही you give all these things. ठीक है? You give all these details. So while filing an application under section 7 or 9, the financial creditor or the operational creditor, as the case may be, shall also submit along with evidence chronology of the debt, because debt might have been taken at different time periods. है ना? तो chronology देना है आपको कि कब कब डेट लिया आपने, and default including the date when the debt became due, date of default, dates of part payments if any, date of lost acknowledgement of debt, and the limitation applicable. So all these things you have to give. Now if we see application form, ठीक है, if claim form अगर हम देखें तो claim form में क्या बोलता है? Claim form में डायरेक्टली ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन अगर हम सपोज लेट अस सी फॉर्म नंबर C, सबमिशन ऑफ क्लेम बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. ठीक, तो पॉइंट नंबर 7 सेज डिटेल्स ऑफ हाउ एंड व्हेन द डेट वाज इनकर्ड. ठीक है, तो देयर इज एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, बट नाउ दे हैव मेड इट मोर डिटेल्ड कि भाई सारी इंफॉर्मेशन आप दीजिए, क्रोनोलॉजी ऑफ द डेट दीजिए, डिफॉल्ट दीजिए, सारा. ऑल्दो the applicants were giving all these details earlier also by way of a covering letter, but now they have made it through regulations. Clarity आ गई यहाँ पर कि भाई these things have to be provided. एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एक आध क्वेश्चन चल रहा है उसमें. क्वेश्चन से मेन ये होता है ना कि आपके माइंड में वो चीज याद रह जाएगी. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. A home buyer has got possession of the flat. ठीक है, but the registration of property has not yet been done. Registration नहीं हुआ. ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है. They are living in that flat, है ना, but the registration has not been done. Flat is lying in the books of the city because वो अभी वो unsold inventory में है ना. भाई जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक, जब सेल डीड एक्सिक्यूट नहीं हुई तो उसके बुक्स में तो है. अब आरपी को करना क्या है? आरपी को उससे वापस लेना है या उसका रजिस्ट्रेशन कराना है? क्या करना है उसको आरपी? दिस इज द क्वेश्चन.
सर अभी हमने मोरेटोरियम की बात की थी, लास्ट क्वेश्चन इज हाँ। सेम लॉजिक अप्लाइज हियर आल्सो। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे को रेगुलेशन में स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही थी। एक बार रेगुलेशन 4E हम देख लेते हैं। तो रेगुलेशन 4E विल आंसर दिस क्वेश्चन। जहां जहां प्रॉब्लम आ रही थी ना, उन्होंने उस चीजों को प्लग करने की कोशिश की है। तो रेगुलेशन 4E देख लेते हैं, उसके बाद में हम लेट अस मेक एन ओपिनियन ऑन दिस। रेगुलेशन 4E क्या बोलता है? दिस इज रेगुलेशन 4E। ये 4E क्या बोलता है? हैंडिंग ओवर द पोजेशन। ठीक है। After obtaining the approval of the committee with not less than 66% of the total votes, आप सीओसी से वोट मांगोगे, अप्रूवल लोगे सीओसी। The resolution postal shall hand over the possession of the plot, apartment or building or any instruments agreed to be transferred under the real estate project and facilitate registration। किसके ऊपर ड्यूटी लगा दी? आरपी के ऊपर। ठीक है। Where the allotee has requested for the same and has performed his part under the act। तो क्या क्या होना चाहिए? जो अलॉटी ने रिक्वेस्ट होनी चाहिए, अप्रूवल ऑफ कमेटी होना चाहिए विद नॉट देन 66%। तब ये क्या करेगा? ही विल फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? होम बायर्स। ना, वो तो वही करेगा नेचुरल, है ना जी। चलिए, तो ये वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बाय व्हाट डेट द क्रेडिटर कैन सबमिट हिज क्लेम ड्यूरिंग सीआईआरपी? सीआईआरपी में व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम? अभी इसमें रिसेंटली चेंज आ गया है। तो लास्ट डेट क्या है? वी न्यू ऑफ 2 डेट्स, है ना। पुराने जो प्रोविजन थे हमारे, वो क्या थे? पुराने प्रोविजन में हमें ये लिखा था कि भैया विद इन 14 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, और फिर उसके बाद में क्या करना है आपको? कि विद इन 90 days। 90 डेज, है ना। अब 90 डेज के बियॉन्ड भी बात हो सकती है। ठीक है, ये लिखा है। क्या लिखा? क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही थी भाई, सारे लोग, होता क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी परेशान हो जाती है जब ये क्लेम एडमिट नहीं करेगा आरपी। ये तो कहेगा भैया देखो ऐसा उसमें तो लिखा 90 डेज, 90 डेज के बियॉन्ड आप आ रहे हो, है ना। तो आप उसका क्या है, वो ये बात क्लियर कर देगा। क्या कहा है इसने? ये कहा है इसमें रेगुलेशन नंबर 12, क्या बोला? ए क्रेडिटर शेल सबमिट क्लेम विद प्रूफ ऑन और बिफोर द लास्ट डेट मेंशन्ड इन द पब्लिक। वो तो 14 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होती है। सेकंड पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट ए क्रेडिटर हु फेल्स टू सबमिट क्लेम विद प्रूफ विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड इन द पब्लिक अनाउंसमेंट may submit his claim with proof to the IRP or RP as the case may be up to the date of issue of request for resolution plans। तो क्या लास्ट दे दी? डेट ऑफ इश्यू ऑफ RFRP अंडर रेगुलेशन 36B और 90 days from the insolvency commencement date whichever is later, provided that the creditor shall provide reasons for delay in submitting the claim beyond the period of 90 days from the insolvency commencement date। अभी तक तो क्या हो रहा था, आरपी सीधा ही एडमिट ही नहीं करते थे ना, लेकिन अब अगर वो रीजन देगा तो क्या है, फ्री एडमिट कर सकते। ठीक है। But they kept it open-ended, na, sir. The 90 days, matlab they can give claims after 120 days also then? नहीं, लिख दिया ना, अप टू द डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एफआरपी। Right, sir. Beyond the date of issue of RFRP they cannot। Right, sir. लिखा ना whichever is सर later। 90 डेज के बाद भी अगर आरएफआरपी इशू नहीं हुआ है तो राइट, क्लेमेंट के बिल्कुल सबमिट बिल्कुल करके। हाँ, तो दे सकते। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। Right, sir. तो देखो काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई अब, है ना। और इन पे ही ज्यादा ध्यान What देना। is the date of RFRP? Like, what is the timeline for RFRP? Issue of RFRP की क्या डेट है? ये तो दे दिया उन्होंने, लेकिन ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना कि क्या डेट है उसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको रेगुलेशन
40A में मिल जाएगा, है ना। तो आपको डेट्स पूरा टाइमलाइंस दे रखी हैं कि वो डेट्स क्या है, वो आपको रेगुलेशन 40A अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मॉडल टाइमलाइंस। हंड्रेड 5 days. यस, सो इट मींस मैक्सिमम जो है आपका दैट इज 105 days. इशू ऑफ RFRP इंक्लूडिंग इवेल्युएशन मैट्रिक्स। पर बहुत बार फॉर्म जी कई बार मतलब रिवाइज इशू होता है, तो इन दैट केस जो जो दोबारा फॉर्म की इशू हुआ है उसका आरएफआरपी कंसीडर करेंगे, या जो फर्स्ट वाला आरएफआरपी इशू हुआ तो वो कंसीडर करेंगे? जब तक RFRP है, यदि अगर अगर दोबारा फॉर्म जी इशू हुआ है, सब्सिक्वेंट फॉर्म जी इशू हो रहा है तो भी उसका उसका कंसीडर करेंगे, राइट? वो एक्चुअली हाँ, आपको ना रेगुलेशन 36B ऐसा में ना पूरी क्लैरिटी फॉर्म दे रखी है उन्होंने। फॉर्म जी रेगुलेशन अगर इशू आप होने के 36B बाद, पढ़ोगे, फॉर्म जी इशू होने के बाद अजय दो तीन चीजें है ना। पहले उसमें तो ये भी लिखा है कि चेक करेगा। RFRP आप एक बार से ज्यादा अमेंड नहीं कर सकते। 36B अगर आप 5 पढ़ोगे तो उसमें क्लैरिटी है। एनी मॉडिफिकेशन इन द RFRP और द इवैल्यूएशन मैट्रिक्स shall be deemed to be a fresh issue and we shall be subject to timelines provided that such modifications shall not be made more than once। तो एक बार से ज्यादा आप अमेंड नहीं कर पाए, लेकिन फ्रेश टाइमलाइंस हो जाएंगे उसके। चलिए ये भी हो उसमें सर गया। वो एक्चुअली क्लू ले लेते हैं कि मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं हम, तो चेंज नया ही दे रहे हैं, बिकॉज कोई आया नहीं ना। अगर रेजोल्यूशन नहीं हाँ आया तो सीओसी के हाँ। अप्रूवल से विद 66% वो कर देते हैं। हम्म। ये सबमिशन ऑफ क्लेम भी हो गया हमारा। इसमें एक और अमेंडमेंट आई छोटी सी, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स में। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स में क्या कहा, वेयर द IRP और RP एज द केस में बी डज नॉट कोलेट द क्लेम आफ्टर वेरिफिकेशन ही शैल प्रोवाइड रीजंस फॉर द सेम। भाई ही हैज वेरीफाइड, ठीक है, बट ही हैज नॉट कोलेटेड, ही हैज नॉट इंक्लूडेड देम इन एडमिटेड क्लेम्स, तो ही शैल प्रोवाइड रीजंस फॉर द सेम। रीजन देना पड़ेगा, ऐसी मर्जी नहीं है भाई अपनी आप उसको एडमिट नहीं करो। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में भी थोड़ा बहुत चेंज है। वो क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। The IRP shall select the insolvency professional who is the choice of the highest number of financial creditors in Form CA received, ठीक है, provided that the choice of an insolvency professional to act as an authorized representative by a financial creditor in a class in Form CA shall not be considered if the Form CA is received after the time stipulated in the public announcement, ठीक है। तो वो फिर अगर आपका फॉर्म CA रिसीव हुआ है after the time stipulated in the public announcement, then the choice shall not be considered. The IRP shall apply to the adjudicating authority for appointment of the AR within 2 days of the verification of claims, ठीक है। अब विद इन 2 days of the verification of claims में क्या लिखा, अंडर सब रेगुलेशन 1 of regulation, provided that till the application for appointment of AR for a class of creditors is under consideration before the adjudicating authority, the insolvency professional selected under sub-regulation 1 shall act as an IR, interim representative. So what they are saying is that you have submitted an application, ठीक है, but its appointment has not been confirmed. तो वो क्या बोला, उसको बोला is interim representative, ठीक है, for such class of creditors and shall be entitled to attend the meetings of the committee and shall have such rights and duties as that of an authorized representative, ठीक है। अब यहां पर वो पूछ सकता है कि भाई इंटरिम रिप्रेजेंटेटिव को फीस मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई सारी बातें कोड में तो लिखेगा नहीं वो। अब वो ये कह रहा है कि भाई अगर आपने प्रपोजल दे दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, बट दे हैव नॉट कंफर्म्ड द अपॉइंटमेंट, पॉइंट क्या लिखा यहां पर, बोला कि भाई यू विल एक्ट एज interim representative. Now the point is whether that interim representative will be entitled for fees as AR.
उसका आंसर इनडायरेक्टली यहीं पर दे दिया, क्या बोला, shall have such rights and duties as that of an authorized representative. तो जो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल। Any delay in appointment of the authorized representative for any class of creditors shall not affect the validity of any decision. अच्छा, एक और अमेंडमेंट है, इसको भी देख लेते हैं। द फाइनेंशियल क्राइटेरियस, so I am trying to cover the amendments after March 23. The financial creditors in the class, so I have marked them in red and I will upload it on my website also for the benefit of all. तो उससे क्या होगा कि भाई आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। The financial creditors in the class representing not less than 10% voting share, और मैंने ग्रुप में तो शेयर कर ही दिया है ना, I have already shared this PPT in the group. The financial creditors in the class representing not less than 10% voting share may seek replacement. तो रिप्लेसमेंट की भी बात आ गई यहां पर, पहले ये नहीं था। कौन कौन हो गया, नॉट लेस देन 10% वोटिंग शेयर, ठीक है। may seek replacement of the authorized representative with an insolvency professional of their choice by making request to the IRP or RP, who shall circulate such request to the creditors in that class and announce a voting window open for at least 24, ठीक है। तो there is a provision for replacement of AR also. और फीस कितनी मिलेगी वो तो दे ही दिया, ये फीस का प्रोविजन है। इसका ड्यूटीज भी दे दिया है, ठीक है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का क्या क्या ड्यूटीज होगा ये भी दे दिया, पहले नहीं था ये। बेसिकली ही इज एक्टिंग एज ए ब्रिज, है ना, बिटवीन द आरपी एंड द सीओसी। He shall assist the creditors in a class he represents in understanding the discussions and considerations of the committee meetings and facilitate informed decision making. Review the contents of the minutes prepared by the RP. थोड़ा पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि यहाँ पर क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वेदर द AR इज ऑथराइज्ड टू रिव्यू द कंटेंट्स ऑफ द मिनट्स प्रिपेयर्ड बाय द RP, तो आंसर विल बी यस, ठीक है। He shall review the contents of minutes prepared by the RP and provide his comments to the resolution professional if any, ठीक है, क्योंकि मीटिंग में वो भी होता है ना, he is also an insolvency professional, तो ये भी उंगली कर सकता है आरपी कि भैया आपने मिनट्स में ये लिखा ये नहीं लिखा। हेल्प द क्रेडिटर्स इन ए क्लास ही रिप्रेजेंट्स ड्यूरिंग द कंसल्टेशंस मेड बाय द आरपी टू प्रिपेयर ए स्ट्रेटजी फॉर मार्केटिंग ऑफ द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटार in terms of sub regulation 1 of regulation 36C, ठीक। Work in collaboration with the creditors in a class it represents to enhance the marketability of the assets of the corporate debtor in terms of sub regulation 3 of regulation 36C. So अब इसका भी roles and responsibilities बढ़ा दिया, clearly specify कर दिया क्या क्या करना है। Assist the creditors in a class he represents in evaluating the resolution plans submitted by the resolution applicants. Ensure that the creditors in a class he represents have access to any information or documents required to form an opinion on issues discussed in the committee meetings. Update regularly the creditors in a class he represents on the progress of the corporate insolvency resolution process. Make suggestions for modification of the resolution plan as may be required by the creditors in class he represents. Record proceedings and prepare the minutes of the meeting with the creditors in a class he represents and act as a representative for the creditors in a class he represents in representations before adjudicating authority, NCLAT and other regulatory authorities, ठीक है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर्स, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। मीटिंग्स, मीटिंग में पहले क्या था, देयर वाज नो सच स्टिपुलेशन कि भाई आपको कितने देर में मीटिंग करनी है, क्या लिखा था, एज एंड व्हेन द आरपी डिसाइड्स, ठीक है। क्या लिख दिया, नाउ एन ओनस हैज बीन कास्ट अपॉन द आरपी कि भाई इतनी मीटिंग तो करनी ही करनी है आपको, ऐसे नहीं कि जब मर्जी करो। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कन्वीन ए मीटिंग ऑफ द कमेटी बिफोर लैप्स ऑफ 30 days फ्रॉम द लास्ट मीटिंग, ठीक है, मतलब बिफोर लैप्स ऑफ 30 days फ्रॉम द लास्ट, जो भी लास्ट मीटिंग हुई उसके 30 दिन से पहले आपको करनी है, मैक्सिमम मतलब 29 days हो गया, है ना। Provided that the committee may decide to extend the interval
between such meetings subject to the condition that there shall be at least one meeting in each quarter. कम से कम एक मीटिंग each quarter में होगा. Normally क्या है? He has to convene the meeting before a lapse of 30 days. सर इसमें प्रैक्टिकली पहले हम भी लोग था क्या ना कर सर? रहे हैं? हाँ जी, सर प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले भी था ना सर? नहीं सर, पहले नहीं था. नहीं पहले नहीं था ये प्रोविजन, ये अभी आया है. अच्छा अच्छा, ठीक है सर. पहले तो ये मैं था बोला कि था एज कि एंड मेनी डिसाइड्स या 33% मेंबर्स रिक्वेस्ट. अभी ठीक क्या हो गया? अभी उसको करना है मैंडेटरीली बिफोर लैप्स ऑफ 30 days. बट सीओसी Right. में डिसाइड दैट ओके यू होल्ड वन मीटिंग इन ईच क्वार्टर, देन आल्सो इट्स फाइन. राइट सर, राइट सर. है ना? तो दिस इज द सर ये चेंज. लास्ट वाला हमने कर दिया है सारे Thank में you, sir. कि हाँ. ताकि वो ये अप्रूवल ले लिया सीओसी का कि हाँ, एक ये मीटिंग जितना भी करेंगे चेंजेस है quarter. आई हैव मार्क्ड इन रेड ताकि आप उसको स्पेशली पढ़ सके. है ना? नीचे लिखा भी हुआ है कब अमेंडमेंट हुआ, उसका डेट क्या है वो भी लिखा हुआ है. ये 68 वाला आया आपका विद इफेक्ट ऑन 15 फरवरी 24. चलिए, ये भी अच्छा है. पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, द कमिटी may डायरेक्ट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू इनवाइट द कंपिटेंट अथॉरिटी. जो रेरा, बिकॉज क्या होता है कि रेरा में भी केसेस चल रहे होते हैं, है ना? जो होम बायर्स है दे आर अप्रोचिंग रेरा ऑल्सो एंड दे कैन साइमल्टेनियसली अप्रोच रेरा एज वेल एज आईबीसी. कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा नहीं कि रेरा वाली एप्लीकेशन आपको विड्रा करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है. वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, द कमिटी में डायरेक्ट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू इनवाइट द कंपिटेंट अथॉरिटी एज डिफाइंड इन क्लॉज पी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ रेरा related to such project to attend such meetings of the committee as the committee may decide without voting rights for providing inputs on matters associated with the development of such project. ठीक है? तो उनको भी इनवाइट कर सकते हैं जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है. ठीक है? नेक्स्ट चेंज क्या आया? नेक्स्ट चेंज आया कि व्हेन यू डू मीटिंग्स ऑफ द कमिटी ना, तो यू हैव टू कीप द वोटिंग विंडो ओपन. भाई देखिए, नॉर्मली क्या है, नॉर्मली वोटिंग में जैसे 66%, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए पहले. सपोज द टोटल डेट इज 100 करोड़. ठीक है? सो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 100 crore worth of debt, they form the COC. Suppose only 50% attend the meetings. ठीक है? जो creditors, financial creditors worth 50 crores, they attended the meeting. Now a decision has to be taken which requires approval by 66%. 66. So whether this 66% will be of 100 crores or 50 crores. This is the question. I hope you have understood my question. The question is total debt of the company is 100 crores. ठीक है? Okay. So financial creditors, they are present, unrelated financial creditors. Total debt is 100 crores. Only 50% of the financial creditors, they came to the meeting. There is a resolution which requires 66% majority. So whether this 66% is of 50 crores or 100 crores, this is my question. Sir, 100 crore. Yes, very correct. So that is the reason. But sometimes, suppose bankers come to the meeting. So bankers will say, sir, we have to obtain approval from our regional office or head office. We cannot decide just here and now. So you give us some time. Right. Earlier, the voting window was kept open endlessly, sometimes even for 1 month. Yes. But now they are saying it shall not exceed 7 days. This is the change. Seek a vote of the members who did not vote at the meeting on the matters listed for voting by electronic voting system in accordance with Regulation 26, where the voting shall be kept open from the circulation of the minutes for such time as decided by the committee, which shall not be less than 24 hours and shall not exceed 7 days. 7 दिन से ज्यादा नहीं आप. Suppose 7 days से ज्यादा भी क्या एक्सटेंशन हो सकती है? The answer is yes. क्या बोला?
provided that on a request for extension made by a creditor, the voting window shall be extended in increments of 24 hours period. ठीक है, तो बाद में जो अमेंडमेंट वो इंक्रीमेंट होगा 24 hours at a time होगा. ठीक है. Right. Provided further that the resolution personnel shall not extend the voting window where the matters listed for voting have already received the requisite majority vote and one extension has been given after the receipt of requisite majority. मतलब क्या? मतलब यह है कि 66% चाहिए था, 66% आपको ऑलरेडी मिल गया. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एक एक्सटेंशन से ज्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही एक्सटेंशन मिलेगा. ठीक है, क्लियर है यहां तक पॉइंट? सर एक पूछना था, ये हाँ जो जी. विंडो शेल बी ओपन बी एक्सटेंडेड इन पेमेंट बाय 24 आवर्स पीरियड, सो इस टाइम मतलब 24 आवर्स एक्सपायर हो रहा, तो फिर से सीओसी को रिक्वेस्ट करना होगा. ये कैन नॉट रिक्वेस्ट एट ए टाइम कि आपको 7 days और मुझे अप्रूव कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार में 24 आवर का एक्सटेंशन मिलेगा. भाई वो रीजन भी इस देंगे ना, इसीलिए कह दिया भाई. नॉर्मली वो चाहते हैं भाई, देखो टाइम लाइन टाइम बाउंड प्रोसेस है. अब एक वो कह रहे हैं हेड ऑफिस से हमें अप्रूवल ही नहीं आया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया. अब उन्होंने कह दिया भाई 7 days में करो. 7 days में अगर नहीं आता तो फिर एक पर डे आप लो. और उसमें भी एक बात और कह दी ना, वो कह रहा है अगर आपको रिक्विजिट मेजोरिटी ऑलरेडी मिल चुका है तो बस एक बार से ज्यादा एक्सटेंशन दे सर रही. प्रॉब्लम होता है कि जैसे प्रैक्टिकली सर बोलेंगे तो जैसे रजिस्ट्रेशन प्लान अप्रूवल में ये 15 दिन 20 दिन का टाइम ले लेते हैं. तो हम्म. ऑब्वियसली ठीक है, हम 7 days का मीटिंग खत्म होने के बाद 48 आवर्स मीटिंग मिनट सर्कुलेट कर देते हैं, फिर उसके बाद वोटिंग विंडो ओपन कर देते हैं एज पर रेगुलेशन. हाँ तो 7 days तो एक्सपायर हो गया, फिर इनको क्या ये हर एक दिन के बाद इनको एक्सटेंड ये रिक्वेस्ट डालना हाँ, पड़ेगा क्रेडिटर फिर से? रिक्वेस्ट डालेगा. एक बोलेगा भाई 24 आवर एक्सटेंड करो, फिर दोबारा बोलेगा 24 आवर एक्सटेंड करो. एक्चुअली ये लेकिन बहुत अब बात एडमेंट ये रहते है, हैं तो अब ये है कि अगर उसको 66% ऑलरेडी मेजोरिटी मिल चुकी है तो एक बार से ज्यादा एक्सटेंशन देगा ही नहीं बस. नहीं, प्रॉब्लम सर होता है कि यूसी मतलब जो बैंकर्स रहते हैं, बड़े बैंकर्स, दे टेक हम्म. जो मीटिंग में ही बोल देते हैं मुझे 14 दिन लगेंगे इंटरनल ठीक अप्रूवल, है, तो उस देखो केस में ऐसा क्या है, करें? रेगुलेशन से तो एक्सीड नहीं कर पाएगा ना, फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, प्रॉब्लम होगा. यही तक, यहाँ तो इतना ही है बस. 7 दिन से ज्यादा वो देगा ही नहीं, 7 दिन से ज्यादा बाद में फिर 24 आवर करके देगा. और अगर 66% मेजोरिटी होगी तो वैसे ही पास हो गया, फिर उसका जरूरत ही नहीं है. तो यही सर है. वो सीओसी ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे 7 days एक्सपायर हुआ, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 days कैन दे नॉट से कि दे अगेन नीड अ 7 days ऑफ विंडो? नहीं नहीं, वो एक एक दिन करके एक्सटेंशन मांगना पड़ेगा ना, बात ये है. एक एक दिन करके जितना मर्जी करते रहो आप. एक्सटेंशन वो एक एक दिन करके ही मांग सकता है ना, उससे ज्यादा नहीं. हाँ He cannot blanket approval he cannot have ना for next हाँ 7 days. हाँ, बट वो वो तो है. बोलते हैं, वो बोलते हैं Also कि it कर should, दीजिए, आप कर and दीजिए, if the लेकिन voting प्रैक्टिकली वो करते window. नहीं. हाँ जी. हाँ, ठीक सर है, आप बताइए. सर नहीं, प्रैक्टिकली वो करते नहीं है, बोलते हैं कि आप अपने से कर दो, मेल करते नहीं है कि वो अब छोड़ फॉलो दीजिए, हो रहा जो है नहीं. हमें रेगुलेशन में लिखा है हमें तो वही लॉ पे पढ़ना है. देखो उसके बाद तो नहीं, फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. प्रैक्टिकली क्या मतलब, वो ये थोड़ी कि भी जब तक उनका डिसीजन नहीं होएगा वो खुला रखेगा. नहीं राइट. होएगी, एजेंडा रिजेक्ट हो जाएगा और क्या होगा, दोबारा लाया जाएगा. और क्या? और उसमें तो Again, लिख भी this दिया is, ना भाई, अगर आपको रिक्विजिट मेजोरिटी वोट मिल गया है तो नहीं, फिर तो अगर वैसे सर ही नहीं चलेगा. भी, yes sir. अगर नहीं भी मिले, रिक्विजिट मेजोरिटी नहीं भी मिली, तो एजेंडा नो ही हो जाएगा ना, और या क्या बस, होगा, और क्या. हाँ. Yes. दोबारा आ जाएगा वो. ये थोड़ी कि वो मतलब अनलिमिटेड खोल के बैठा रहेगा विंडो. हम्म. एक पॉइंट ये देख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ डेट ड्यू टू क्रेडिटर्स. ठीक है. In the event a creditor assigns or transfers the debt due to such creditor to any other person, ठीक है, ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. सबसे पहली बात तो ये है कि असाइनमेंट ऑफ डेट इज परमिटेड. असाइनमेंट ऑफ डेट में कोई इशू नहीं है. ठीक है, इवन ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड यू कैन असाइन योर डेट. फाइनेंशियल क्रेडिटर ओसी को असाइन कर सकता है, ओसी एफसी को असाइन कर सकता है, कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, है ना. लेकिन क्या लिखा है इसमें, बोथ पार्टीज शैल विद इन 7 days ऑफ सच असाइनमेंट और ट्रांसफर. 7 दिन का टाइम दे दिया यहां पर कि 7 दिन में बताना है आपको. प्रोवाइड द आईआरपी और आरपी है द केस में भी द टर्म्स ऑफ सच असाइनमेंट और ट्रांसफर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द असाइनी और ट्रांसफर. ठीक है, तो इसमें क्या कहा इन्होंने,
पहले ऐसा कोई पीरियड नहीं था, अब यहाँ पर इन्होंने पीरियड स्पेसिफाई कर दिया। 7 days का पीरियड स्पेसिफाइड नहीं था। हाँ ठीक है जी, ये भी हो गया। एक और पॉइंट आया इसमें रिगार्डिंग दिस ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। ये क्या बोले, इसमें बोला कि ऑडिट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, एनी मेंबर ऑफ द कमिटी में प्रपोज एन ऑडिट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा along with the objective, scope, estimate of the cost, time frame, and names of the proposed auditors. Now, the first question here is whether he is referring to statutory audit or he is referring to some other audit. भाई जैसे कंपनी है या एलएलपी है, उसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट तो होता ही होता है, तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहा है या किसी दूसरे ऑडिट की बात कर रहा है? I believe sir, statutory audit. नहीं, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात नहीं कर रहा। देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट तो जो कंपनी एक्ट से गवर्न हो रहा है, उसमें सीओसी कुछ कर नहीं सकती, दिस इज ए गोइंग कंसर्न, ऑडिट तो कराना ही कराना है आपको, रिटर्न्स भी फाइल करनी है। यहां जो बात कर रहा है वो फोरेंसिक ऑडिट, ट्रांजैक्शन ऑडिट, इसकी अब बात कर रहा है। एनी मेंबर ऑफ द कमिटी में प्रपोज एन ऑडिट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा अलोंग विद द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव थोड़ी सी उसी डिसाइड करेगी स्टैट्यूटरी ऑडिट का। स्टैट्यूटरी ऑडिट का क्या स्कोप रहेगा, ये सब चीजें ये तो नहीं डिसाइड कर पाएगी ना, वो तो जो ऑडिट होना है वो तो इट इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट। बट सर फॉरेंसिक ऑडिट का तो रेगुलेशन अलग अलग ही है, सेक्शन अलग है। क्या अलग क्या? जहाँ पे ये आरपी का डिक्लेरेशन रहता है कि वेदर फॉरेंसिक ट्रांजेक्शन 43 ट्रांजेक्शन, सेक्शन 43 ट्रांजेक्शन हुए कि नहीं है, तो वहाँ पे ऑडिट करवाता है वो। यहाँ ऑडिट की बात कर रहा है। अब ऑडिट जो है ना बेसिकली, क्यों सेठी जी आपका क्या कहना है इसमें? सर सेकंड में वो क्लियर हो जाता है, हम्म अगर बी पढ़ेंगे ना जी, हम्म वो कह रहा है ना कि सर a proposal made under sub regulation shall be considered as per regulation 3 of regulation 18। एक तो ये हो गया कि उसमें जो है 33% से आना चाहिए, ठीक है। shall be conducted, the audit shall be conducted by an insolvency professional having qualification required for such। तो इसमें दो चीजें हो गई कि ऑडिटर जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी होना चाहिए। The auditor shall prepare a report detailing its findings and the same shall be presented before the committee along with the comments of IRP or the RP as the case may be। नहीं, हमारा बेसिक क्वेश्चन क्या है? हमारा बेसिक क्वेश्चन ये है कि वेदर इज रेफरिंग टू स्टैट्यूटरी ऑडिट और इज रेफरिंग टू सम अदर ऑडिट। नहीं, सम अदर ऑडिट सर, स्टैट्यूटरी Yes. तो रनिंग गोइंग कंसर्न है, उसमें तो ये हो गया ना जी अलॉन्ग, ये तो कह रहा है, बड़ा क्लियरली कह रहा है ना, एनी मेंबर of the committee may propose an audit of the corporate data along with its objective, हाँ scope, हाँ बिल्कुल, वो किस estimate of टाइप the का ऑडिट होना cost। है। हाँ, वो इंटरनल ऑडिट होना है, फोरेंसिक ऑडिट होना है ना, स्टॉक ऑडिट होना है, ये सब उस चीजों की बात कर रहा है। इन्वेंट्री आपको ऑडिट, हाँ इन्वेंट्री ऑडिट करना है, स्टॉक हाँ ऑडिट करना है, बिल्कुल किस चीज करना है। हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ऑडिट ये व्हाटएवर। नेक्स्ट Do you पॉइंट mean to इज say any audit other than statutory audit, sir? यस 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 यस। Right, sir. नाउ सर जैसे रेगुलेशन रनिंग मिल में ऑडिट नहीं करते, स्टोर को ऑडिट करना है, हाँ बिल्कुल, स्टॉक को हो ऑडिट गया, करना फोरेंसिक है, हो गया, इंटरनल हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारा इसके अंदर आ जाए। सेफ्टी ऑडिट है, कुछ भी आ सकता सेफ्टी ऑडिट है, है। कुछ भी हो सकता है। रेगुलेशन 30C, रेगुलेशन 30C टॉक्स ऑफ, और इसके अलावा भी अगर आपका कुछ और वो है तो फिर हम इसको ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट राइट्स एंड परमिशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, ये भी एक नया रेगुलेशन है। ये क्या बोलता है? वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल prepare a report detailing the status of development rights and permissions required for development of such project। ठीक है, तो he shall prepare a report detailing the status of development rights and permissions required for development of such rights, submit the report to the committee for its comments, and submit to the adjudicating authority the report referred to in clause A along with the comments of the committee referred to in clause B on or before the 60th day from the insolvency commencement date।
ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट में जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट राइट्स है और जो परमिशंस रिक्वायर्ड है फॉर डेवलपमेंट, ही विल प्रिपेयर ए रिपोर्ट, he will submit the report to the committee for its comments, and he will submit to the adjudicating authority the report along with comments on or before the 60th day from the insolvency commencement date. Sir, can he take the help of other professionals in this, Why not? while make वो तो while देखिए making ऐसा है, वो तो नेचुरली ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी हिज। Okay. अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसी की रहेगी ना। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, तो नेचुरली अब खुद ही थोड़ी टाइप करेगा या खुद ही थोड़ी सारा काम करेगा। वो किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वाला जो उसकी भी हेल्प ले सकता है, कोई रेरा का एक्सपर्ट होगा, तो ही कैन टेक हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल्स नेचुरली, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका रहेगा। Right, sir. Whoever acts as CEO cannot be absolved of their responsibility. हाँ, अच्छा ये भी देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दिस रेगुलेटरी फीस, बिकॉज रेगुलेटरी फीस इज ऑल्सो पेबल इन सर्टन केसेस। सो ही सेज दैट द रेगुलेटरी फीस shall not be payable where the approved resolution plan in respect of insolvency resolution process, resolution of a real estate project is from an association or group of authorities in such real estate project. Sometimes वो जो एसोसिएशन होती है, सपोज कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है या इस टाइप की कोई एसोसिएशन है या होम बायर्स एसोसिएशन है और ग्रुप ऑफ अथॉरिटीज है, दे देमसेल्व्स सबमिट ए रेजोल्यूशन प्लान. So in that case, regulatory fees shall not be payable. This is what they are saying. Okay. Approval of committee for insolvency resolution process cost. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता था पहले, देयर वाज, ये बहुत ही बोन ऑफ कंटेंशन होता था। आरपी कुछ बोल रहा है, सीओसी कुछ बोल रही है, वो ये कह रहा है हर मीटिंग में आप अप्रूवल ले लो, ठीक है ना, ताकि पेंडिंग ही मत रखो। द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल प्लेस इन ईच मीटिंग ऑफ द कमिटी the operational status of the corporate debtor and shall seek its approval for all costs which are part of insolvency resolution process. तो जो भी कॉस्ट आपकी पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है, उसका आप अप्रूवल ले लीजिए इन ईच मीटिंग। अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट क्या है, वो यहां पर दे रखी है, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स ऑफ एसेंशियल गुड्स, फीस पेबल टू एआर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ एआर, fees payable to facilitator, amount due to a person whose rights are prejudicially affected, fees payable to the board, ठीक है। expenses incurred on or by the IRP to the extent ratified, expenses incurred or on or by the RP, fixed other costs, ठीक है। तो ये सारे आपको पर मीटिंग आप अप्रूवल ले लीजिए इसका, ताकि बाद में चक्कर ही ना पड़े। चलिए अब हम सेक्शन वाइज चलते हैं। आई थिंक वी हैव कवर्ड अप टू सेक्शन 22। सेक्शन 22 तक कवर कर लिया था हमने। Yes. अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी। अब तो सर अगली मीटिंग में ही करें, 9:30 तो बज ही गए। हाँ हाँ, वैसे भी मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स वगैरह हमने काफी डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं इसको, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज जो है। Sir, with regard to the last point which we have discussed, यस, व्हिच पॉइंट? ये हमारा वो लास्ट में डिस्कस किया ना सर, कॉस्ट CIRP कॉस्ट। हाँ CIRP कॉस्ट वाला। हाँ So whether if the timelines, sir, regarding the timelines, they should take the approval of the committee in every meeting, वो पढ़े ना सर हम। हाँ ठीक है। हाँ वो वाला अगर the process has started before this amendment came, तब उसको कैसे टैकल करना पड़ता सर? नहीं, वो तो देखो सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड इन वेरियस केस लॉज कि भाई एनी अमेंडमेंट इज डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टिव अनलेस इट इज स्पेसिफाइड टू बी रिट्रोस्पेक्टिव। पुराने Right, वाले पर तो एप्लीकेबल नहीं होगा ना नेचुरली।
भाई देखिए तो वो इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। अगर नहीं भी सपोज सीओसी डज नॉट एग्री तो क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास चला जाएगा, वो डिसाइड करेगी। ठीक बस नॉर्मली नहीं, प्रोस्पेक्टिव होता है, जितनी भी उसमें नेक्स्ट अमेंडमेंट होती मीटिंग में हैं। ले लेगा ना, जो भी नेक्स्ट मीटिंग है उसमें पिछले सारे खर्चे अप्रूव करा लेगा अपने को। हाँ, राइट फिर भी थैंक यू अगर नहीं अप्रूव करेगी तो वहां चला जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, और क्या करेगा, और तो कोई सर रास्ता नहीं है। राइट ओके जी, गुड नाइट। इफ यू हैव एनी गुड नाइट, क्वेश्चन गुड आस्क। नाइट। गुड नाइट सर